वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपलोड किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, अगर आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। मैम ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, देन हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग फिजिकल एजुकेशन का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर काफी सारे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, पीवाई इसके अलावा हाँ एमसीक्यूज हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गया, तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे जल्दी से बताओ क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके यस, सो एवरीथिंग इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है या फिर सीबीएसई और सीयूईटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको टाइमली मिलती रहे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग फिजिकल एजुकेशन के पेपर को ही सॉल्व करने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम का कोड आपका 048 है, सैम्पल पेपर 24-25 सेशन के लिए है। मैक्सिमम मार्क्स या फिर हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका जो है ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है। बाकी के जो 30 मार्क्स है उसका आपका प्रैक्टिकल होता है। टाइम हमें 3 आवर्स का मिलने वाला है, 3 आवर्स का टाइम हमें मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 सेक्शन है। ये एक लौता ऐसा पेपर है जिसमें इतने सारे सेक्शंस हमें गिवन है। कितने सेक्शन गिवन है? टोटल 5 सेक्शंस गिवन है, जिसमें 37 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 1 से 18 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है एंड वो कंपलसरी है करना। सेक्शन बी जो है 19 से 24 क्वेश्चन तक वो 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर्स भी करने हैं। 60 to 90 वर्ड उसकी लिमिट है, वर्ड लिमिट है। ठीक है, कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी है जिसमें 25 से 35 तक के क्वेश्चन गिवन है जो 3 मार्क्स ईच है एंड इसमें से भी कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 31 to 33 कैरिंग 4 मार्क्स ईच एंड केस स्टडीज है। यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सेक्शन ई जो है यहाँ पे 34 से 37 क्वेश्चन नंबर तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 5 मार्क्स ईच हैं and they are short answer types and should not exceed 200 to 300 words। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आई होप ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा मार्किंग स्कीम क्या है आपकी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन नॉक आउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितना है? 19 है। कितना है? नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो हमारे पास कितना गिवन है? 19 गिवन है। आपको निकालना क्या है? टोटल मैचेस हमें फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल्स टू 19 एंड हमें निकालना क्या है? टोटल मैचेस। तो टोटल मैचेस हम कैसे निकालते हैं? टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है इसका? n-1। n किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। सो n-1 हमें करना है। n कितना है? 19 - 1 इज इक्वल्स टू 18। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 18 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर ऑफ मैचेस होने वाले हैं जहां पर 19 टीम हमारी रहेंगी। किसके अंदर? नॉकआउट फिक्चर के अंदर। नॉकआउट फिक्चर कौन सा फिक्चर होता है? जिसमें एक बार आप एलिमिनेट हो गए तो आप बाहर हो जाते हो, या हार गए एक बार तो आप बाहर हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Given below are 2 statements labeled as assertion and reason. Read the statement and choose the appropriate option from the given below. असर्शन क्या है हमारे पास? नॉकआउट टूर्नामेंट इज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। एंड रीजन क्या गिवन है? नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो विनर है वो आगे बढ़ता है और जो लूजर है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो असर्शन एंड रीजन को देखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर करने, क्या ये दोनों चीजें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है? और अगर ट्रू है तो क्या ये एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं? क्या ये एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं?
तो यस, अगर हम बात करें, देखो नॉकआउट टूर्नामेंट एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है, क्योंकि अगर एक बार आप हार गए तो आप बाहर चले जाते हो। ये हमारा विन या लूज, मतलब एक बार अगर आप हार गए तो आप बाहर जाते हो। जो टीम जीतती रहती है वो आगे बढ़ती रहती है, जो हारता जाता है वो जो टूर्नामेंट है उससे बाहर निकल जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, रीजन क्या गिवन है, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर विनर जो होता है वो आगे बढ़ता है और लूजर जो है वो एलिमिनेट होता है, इसीलिए इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। तो हमारा रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड आर, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा मैच द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ना आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग की, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, नॉक नी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेक्स, डिफॉर्मिटीज गिवन है, एंड दूसरी तरफ लिस्ट 2 के अंदर हमें उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो आपको बताना है कौन सा किससे मैच करता है, ठीक। नॉक नीज, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेक्स, ओके। इंक्रीज एक्सैगरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, यानी कि ये जो बैक कर्व है हमारा, इसको बढ़ा देता है। तो किस सिचुएशन में ये बढ़ता है, ये बढ़ता है हमारा काइफोसिस के अंदर। किसके अंदर बढ़ता है बच्चे, काइफोसिस के अंदर बढ़ता है। वाइड गैप बिटवीन नीज व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर, जब हम अपने फीट को एक साथ चिपकाकर खड़े होते हैं एंड हमारी नीज के बीच में ज्यादा गैप होता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोला जाता है बोलेक्स। क्या बोला जाता है, बोलेक्स बोला जाता है। फिर नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हो लेकिन आपकी नीज एक दूसरे को टच कर रही है, उसको बोलते हैं हम नॉक नीज। क्या बोलते हैं, नॉक नीज, यानी कि थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। एंड लॉर्डोसिस इज अ सिचुएशन जहां पर हमारी जो स्पाइन है वो क्या है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। हमारी स्पाइन के अंदर क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। सो किस तरीके से हमने मैच किया, जो हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट का हमारा थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन से है। वैसे आप एक ही ऑप्शन से कर सकते थे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि एक ही ऑप्शन से हमें पता चल जाता आंसर क्या होगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे हमारे पास, फॉर डेवलपिंग मसल्स, मसल्स को डेवलप करने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मसल्स को डेवलप करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करना चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, किसको हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करना चाहिए। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस न्यूट्रिएंट को हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, अगर हमें अब मसल्स डेवलप करनी है। मसल्स डेवलप करनी है, ज्यादातर आपने देखा होगा जो बच्चे या एडल्ट पीपल ऑल्सो जिम जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या इंटेक करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपनी मसल डेवलप करना होता है, राइट, मसल डेवलप करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटीन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है, आपको बताना है ये जो फिगर है इसमें कौन से वाला आसन बना हुआ है, पश्चिमोत्तासन, हलासन, वज्रासन या फिर धनुर आसन। कौन से वाला आसन इस फोटो के अंदर आपको बना हुआ दिख रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे, कौन सा आसन यहाँ पर हमें दिख रहा है। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कौन सा आसन है ये, कौन सा आसन है बच्चे ये, इस आसन को हम लोग क्या बोलते हैं, हल आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल आसन बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए आसन की वो क्या होता है, ठीक है, किस किस टाइप के आसन होते हैं। ओके, धनुरासन नहीं बच्चे, हल आसन, हल आसन है, हल आसन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच आसन इज पोज लाइक कोबरा, कौन से वाले आसन में हम कोबरा की तरह पोज करते हैं, किसकी तरह पोज करते हैं, कोबरा की तरह पोज करते हैं।
भुजंगासन, धनुरासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्य आसन। जल्दी से बताएंगे कौन से आसन में हम कोबरा की तरह पोज करते हैं? भुजंगा आसन, धनुरासन, वज्रासन या फिर अर्ध मत्स्याद्रासन? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोबरा की तरह पोज किसके अंदर होता है? कोबरा की तरह पोज होता है हमारा धनुरासन में। किसमें होता है बच्चे? धनुरासन में होता है ना? धनुरासन में ही होता है ना? सॉरी, भुजंगासन में होता है, नॉट धनुरासन, भुजंगासन में होता है। ठीक है, भुजंगासन में होता है कोबरा वाला पोज। कोबरा पोज किसको बोलता है? देखो यहाँ पर सारे के सारे पोजेस हमें गिवन है। ये वाला इसको बोलता है कोबरा पोज। ठीक है, ये है हमारा कोबरा पोज। आई बिलीव आपको सारे के सारे आसन दिख रहे होंगे। ये भुजंगासन है। ये वाला है हमारा धनुरासन, जिसमें धनुष की शेप बनती है। हमारी बॉडी की किसकी शेप बनती है? आर्क होता है ना, धनुरासन, इसलिए इसको धनुरासन बोलते हैं। वज्रासन कौन सा आसन होता है? जिसमें हम अपने पैरों को उल्टा फोल्ड करके बैठते हैं, उसको बोलते हैं वज्रासन। एंड लास्ट होता है अर्ध मत्स्यासन, जिसमें इस तरीके से हमें बैठना होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भुजंगा आसन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भुजंग आसन हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? डीफ्लैम्पिक्स गेम्स वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। आपको बताना है डीफ्लैम्पिक गेम्स जो है वो पहली बार किस ईयर में ऑर्गेनाइज किए गए थे? डीफ्लैम्पिक्स जो गेम है वो फर्स्ट टाइम किस ईयर में ऑर्गेनाइज किए गए थे? कब ऑर्गेनाइज किए गए थे? 1896, 1960, 1924 या 1951? तो जो हमारे डीफ्लैम्पिक गेम्स हैं ये ऑर्गेनाइज किए गए थे 1924 में। कब किए गए थे बच्चे? 1924 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। क्लियर? देखो फर्स्ट डीफ्लैम्पिक गेम्स जो है वो पेरिस में किए गए थे। कहां पर करवाया गया था ऑर्गेनाइज? पेरिस में 1924 में। गेम्स वर ओरिजिनली कॉल्ड, क्या बोलते थे इनको स्टार्टिंग में? इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे डेफ प्लेयर्स होते हैं। कौन होता है? डेफ प्लेयर्स होता है। एंड वर द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। द गेम्स वर द आइडिया ऑफ यूजिन रॉबिन्स Elcaes, a deaf man and president of the French Deaf Sports Federation. Here are some other facts about Deaflympics. Games जो है वो हर 4 साल में होता है 1924 के बाद, एक्सेप्ट फॉर ब्रेक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे नहीं होता, बट उसके बाद आप बोल सकते हो कंटिन्यूसली हर 4 साल बाद होता है। करंट नेम डीफ्लैम्पिक्स, 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था डीफ्लैम्पिक्स को। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स for deaf ICSD formed 1924 to hold the games. ICSD was admitted into the International Olympic Committee in 1955. Deaflympics are characterized by visual information and communication access, starting lights and flags. Athletes must have minimum hearing loss. कितना hearing loss होना चाहिए? At least 55 decibel in their better ear without the hearing aids. ऑल अदर कम्युनिकेशन इज डेफ टू डेफ। बाकी सारा कम्युनिकेशन डेफ टू डेफ चलता है और इसमें कोई भी इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो आपस में बात इजीली कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। Menarche is defined as, Menarche को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडिंग ऑफ menstruational period of women, beginning of menstruational period of women, time of pregnancy और missing of menstruational cycle। तो आपको बताना है यहाँ पर, ओके आपको क्या बताना है बच्चे? Menarche की डेफिनेशन क्या है? मैम कुछ क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन चाहिए, प्लीज हेल्प करें। हाँ बच्चे, इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन गिवन है, जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको इसी के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। Menarche is defined as the ending of menstruational period of women, beginning of menstruational period of women। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Menarche किसको बोलते हैं? व्हेन पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग Menarche बोलते हैं।
एंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। टाइम ऑफ प्रेगनेंसी को जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्यूबल विटामिन, कौन से वाले फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन डी एंड के, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए ई, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। ओके, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। बताओ कौन से वाले फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से वाले फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके देखो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से वाले होते हैं बच्चे, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे ए, डी, ई एंड के, ये चारों ही हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। सो देखो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट soluble vitamins which means they are absorbed and transported in a similar way to fat। जैसे फैट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब होते हैं, उसी तरीके से ये वाले जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के, वो भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्ब किए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स एंड इन डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑल्सो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग, plate tapping test, push-ups, partial curl up or modified push-up, upper body strength boys, reaction time, upper body strength in girls और abdominal strength। ओके सो करेक्ट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या है, हमें मैच करके बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, मैच करके बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो हमारा मॉडिफाइड पुशअप होता है वो किसके लिए होता है, वो गर्ल्स की अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। फिर जो नॉर्मल पुशअप होता है वो बॉयज की अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। पार्शियल कर्ल अप अगर हम करते हैं तो वो हमारी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को चेकआउट करता है। एंड जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है वो रिएक्शन टाइम के लिए चेकआउट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का सेकेंड है, सेकेंड का हमारा फर्स्ट है, थर्ड का हमारा फोर्थ है एंड फोर्थ का हमारा थर्ड है। तो 2143 2143 ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, which of the following is a physiological factor determining flexibility। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। किससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है, बोन डेंसिटी, जॉइंट स्ट्रक्चर, कार्डिक आउटपुट या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो देखो अगर हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है जॉइंट स्ट्रक्चर से। किससे, जॉइंट स्ट्रक्चर से, ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर से। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, the ability to tolerate high concentration of dash can help in improving endurance performance। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश किस चीज का, किस एसिड का अगर हम लोग हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको टॉलरेट कर लेती है, उस एसिड को हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, तो वो हमारी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। किस एसिड के बारे में बात की जा रही है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। द एबिलिटी टू टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश एसिड, जिससे हमारा एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है। तो अगर एंड्योरेंस इंप्रूव करने की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे हमारा, लैक्टिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, लैक्टिक एसिड आएगा, राइट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, गुड।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ अ बॉल इज हिट एंड इट इज स्टॉप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। आपको बताना अगर कोई बॉल हिट हुई है और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रुक गई है तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रुक गई है तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या बोथ ए एंड बी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। अगर कोई बॉल हिट हुई है और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रुकी है तो किस चीज का एग्जाम्पल है ये? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तीनों की तीनों क्या है हमारी? ये न्यूटन के लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो अगर हम बात करें कि वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रुकी है तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों होगा? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो चीज इस दुनिया में कंटिन्यूसली चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट होती है जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाती है, या फिर अगर कोई चीज स्टॉप है तो वो स्टॉप ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको पुश करती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों लॉ हमारे पास है। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है, या फिर एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने का काम नहीं करती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट तीनों के तीनों लॉ हमारे पास है। फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा अनलेस कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में चलता रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स किसके ऊपर करता है? उसके बॉडी और उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तभी तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? तीसरा लॉ कौन सा है बच्चे? न्यूटन का थर्ड लॉ, that every action has an equal and opposite reaction। जो भी एक्शन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों लॉ है हमारे न्यूटन के। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। In which of the following sport friction plays the least important role? फ्रिक्शन सबसे कम रोल कौन से वाले स्पोर्ट्स में लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इन सारे स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताना है। फ्रिक्शन इनमें से कौन से वाले स्पोर्ट्स में सबसे कम रोल प्ले करता है, मतलब सबसे कम फ्रिक्शन कहां पर होता है? सबसे कम फ्रिक्शन कहां पर होता है? कार रेस, फुटबॉल, आइस स्केटिंग या हॉकी? सबसे कम रोल फ्रिक्शन कहां पर प्ले करता है? सबसे कम रोल फ्रिक्शन प्ले करता है आइस स्केटिंग के अंदर। कहां पर प्ले करता है बच्चे? आइस स्केटिंग के अंदर, क्योंकि आइस स्केटिंग के अंदर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है ना? फ्रिक्शन होगा तो हम रुक जाएंगे, बट यहाँ पर हमें नहीं चाहिए होता, राइट? सो आइस स्केटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज रिलेटेड टू। आपको बताना है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? एक्सेप्टिंग डिफीट, अचीविंग गोल, ओनली परफॉर्मेंस, हर्टिंग समवन टू गेन समथिंग। करेक्ट आंसर बताएंगे अग्रेशन। टाइप्स ऑफ अग्रेशन से क्वेश्चन है। अग्रेशन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, हॉस्टाइल अग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन और असर्टिव अग्रेशन, राइट? 3 टाइप के होते हैं ना। तो आपको इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन के बारे में बताना है, ये किस चीज से रिलेटेड होता है?
accepting defeat, achieving goal, only performance, hurting someone to gain something. Question number 15. यस, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अचीविंग गोल्स। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन किस चीज से रिलेटेड है? गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड है। गुड। अग्रेशन की अगर हम टाइप करें तो टाइप की बात करें तो सबसे पहले आता है हॉस्टाइल अग्रेशन। ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हॉस्टाइल अग्रेशन का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल अग्रेशन के अंदर हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें किसी सामने वाले पर्सन को क्या करना है? हार्म करना है। हमारा एम ही क्या होता है? सामने वाले पर्सन को हार्म करने का होता है। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है हमारा टू विन, बट जीतने के लिए हम सामने वाले पर्सन को क्या करते हैं? हार्म करते हैं। ठीक है, क्लियर? दोनों टाइप का आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारे पास? अग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट्स। यहाँ पे अग्रेशन का मीनिंग है, लाइक असर्शन क्या कह रहा है कि अग्रेशन जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का ही पार्ट है और वो जरूरी है ताकि हम लोग या इंडिविजुअल पर्सन जी सके और अपने लाइफ में स्ट्रगल कर सके और ज्यादा अचीव करने के लिए। रीजन क्या है? दैट अग्रेशन जो है वो इनवाइटेबल है और इनसेपरेबल है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर, कि आप अग्रेशन को हटा नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? आप अग्रेशन को हटा नहीं सकते हो। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? क्या ये सही है? सिक्सटीन का आंसर करेंगे बच्चे। रुको, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 15 के बाद 16। ओके, देखो, अग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यस, और ये नेसेसरी होता है ताकि हम लोग लाइफ में और अचीव कर सके। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। और अग्रेशन ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज आप जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनमें से अग्रेशन को हटा नहीं सकते। यस, अलग अलग टाइप के अग्रेशन होता है, कोई अग्रेशन आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है बट आप उसको बिल्कुल हटा नहीं सकते। तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, हमारा रीजन भी ट्रू है एंड असर्शन रीजन को क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज आप असर्शन बोलो, बिकॉज आप अग्रेशन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए वो क्या है? वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट बन जाता है एंड ताकि हम लोग और अच्छा और ज्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस? इसमें से कौन से वाला एंड्योरेंस का टाइप है? स्टैटिक, डायनामिक, स्पेसिफिक या फिर रिलेटिव एंड्योरेंस? जल्दी से बताओ, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस? इनमें से आपको बताना है कौन से वाले टाइप, इनमें से कौन से वाला एंड्योरेंस का टाइप यहाँ पे बताया हुआ है। एंड्योरेंस का टाइप बच्चे कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हम बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली एक सर्टेन स्पोर्ट्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। स्पेसिफिक एंड्योरेंस एक ऐसी एबिलिटी है पर्सन की कि वो फिटीग को उसमें रेजिस्ट कर देता है, मतलब थकता नहीं है किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट या किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान। इवन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी चेंजेस, इंटेंसिटी चेंज हो जाए तब भी वो पर्सन जो है वो थकता नहीं है। वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर गेम के लिए उसका स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू अ पर्सन्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन अ स्पोर्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पेसिफिक स्पोर्ट, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। Which type of coordinative ability is required in game like judo and wrestling?
जूडो और रेसलिंग में किस टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है? ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, अडैप्शन एबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन एबिलिटी? जूडो एंड रेसलिंग में, ओके इसके ऑप्शंस गलत हैं बच्चे, ये बी सी डी कुछ भी लिख रखा है, ये है ए बी सी डी। देखो अगर हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात करें तो जूडो और रेसलिंग में किस टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमें चाहिए होती है? अडैप्शन एबिलिटी चाहिए होती है। अडैप्शन एबिलिटी क्या होती है? अडैप्शन एबिलिटी का मतलब है कि आप अपने मतलब लाइक तुरंत ना क्या कर देते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हो या बॉडी पार्ट्स बोल सकते हो, सबको एक सर्टेन तरीके से अडेप्ट कर लेते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज कर लेते हो, दैट इज अडेप्शन एबिलिटी। ठीक है, ओके तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। एमसीक्यू क्या हो गए बच्चे हमारे यहाँ पर सारे के सारे खत्म हो गए। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको लिस्ट करना है अलग अलग टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मतलब है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि आपको क्या बताना है बच्चे, आपके पोस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके पोस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में आपको बताना है। सो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की अगर हम बात करें तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन से टाइप की होती है? जैसे आपकी नॉकनीज हो गई, बोलेग हो गया जिसमें आपके पोस्टर में प्रॉब्लम है, काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्क्वाइलोसिस हो गया। तो आपको सिर्फ लिस्ट बताना है, तो आप लिस्ट बता सकते हो आराम से। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्क्वाइलोसिस, ये हमारी तीनों की तीनों किस चीज से रिलेटेड है? ये तीनों की तीनों हमारी स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी। और नॉकनीज, फ्लैट फुट और बोलेग, ये तीनों की तीनों अगर बात करें तो ये हमारे लेग या फुट उसी में आता है। ठीक है, हमारे लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वी कैन से दैट प्रोटीन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। आपको बताना है कैसे हम प्रोटीन को एसेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं डाइट का, कि डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए, ऐसा क्यों है? देखो प्रोटीन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट बिकॉज प्रोटीन इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें कि स्टार्ट कैसे होती है लाइफ, तो इट स्टार्ट विद प्रोटीन ओनली। ठीक है, प्रोटीन को ही इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है क्योंकि स्टार्टिंग प्रोटीन से ही होती है। एंड इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर, इसी के साथ साथ वो हमारे मसल फाइबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डैमेज हो जाती है हमारी बॉडी, तो वहां पर वो रिपेयर का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है बॉडी टिश्यू का, और ऑल्सो कनेक्ट करता है किससे? हमारे इम्यून सिस्टम से। राइट, सो इसीलिए जो हमारा प्रोटीन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमारी डाइट के अंदर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारी डाइट के अंदर वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, मेंशन द टेस्ट परफॉर्म ऑन 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर 9 से 18 ईयर्स ऑफ एज तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए गए? बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट, बीएमआई, स्ट्रेंथ टेस्ट जिसमें एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप करवाया गया, मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, सिट फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए 600 मीटर रन और वॉक, और स्पीड को टेस्ट करने के लिए 500 मीटर डैश रनिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज। बोन इंजरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास बोन इंजरी कितने टाइप के होते हैं? देखो वैसे अगर इंजरीज की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है, देन हमारे पास हार्ड टिश्यू इंजरी होता है। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और दूसरा क्या होता है हमारे पास? हार्ड टिश्यू इंजरी। अब जो बोन इंजरीज हैं वो हार्ड टिश्यू के अंदर आते हैं क्योंकि इसके अंदर अगेन दो चीजों में क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक बोन के अंदर हो जाता है और एक डिसलोकेशन हो जाता है।
डिसलोकेशन के अंदर आपको जॉइंट्स दिखेंगे सारे के सारे, इसके अंदर हमारे जॉइंट्स आते हैं। एंड बोन इंजरी में जितनी भी बोन्स हैं उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फ्रैक्चर्स के ही टाइप बेसिकली यहाँ पर है, वो बस आपको लिस्ट बताना था। तो क्या क्या इसके अंदर होता है बच्चे, देखो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गया, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो गया। अगर इसको डिटेल में मैं बताऊं तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारी बोन ब्रेक होने के बाद अलग ना होकर एक दूसरे के अंदर ही इंडल्ज हो जाती है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके अलावा जब हमारी बोन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ब्रेक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जब हॉरिजॉन्टली ब्रेक ना होके ये वर्टिकली ब्रेक होती है तो इसको लीनियर फ्रैक्चर बोला जाता है। इसके अलावा जब बोन डायगोनली ब्रेक होती है तो उसको ओब्लिक या फिर ओब्लिक एंड नॉन डिस्प्लेड बोला जाता है। ठीक है, जब बोन डायगोनली ऐसे ब्रेक होती है एंड वो अलग हो जाती है तो इसको ओब्लिक और डिस्प्लेड बोला जाता है। यहाँ पे अलग नहीं हुई तो नॉन डिस्प्लेड, अलग हो गई तो डिस्प्लेड। इसके अलावा जब आप बोल सकते हो कि सडन मूवमेंट की वजह से हमारी बोन ऐसे स्पाइरल वे में ब्रेक होती है तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, जहां पे हमारी बोन ब्रेक नहीं होती, मतलब अलग नहीं होती, बस हल्का सा माइल्ड सा आप बोल सकते हो फ्रैक्चर टाइप हो जाता है, जनरली ये बच्चों के केस में देखने को मिलता है आपको, तो इसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे काफी सारे पीसेस हो जाते हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्लियर? आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको बस लिस्ट ही बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। What do you understand by the term goal setting? गोल सेटिंग से आपको मतलब लाइक what do you understand by the term गोल सेटिंग होता क्या है? गोल सेटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी। गोल सेटिंग आपके लिए सबसे बेहतर मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाउ? क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है बाय डायरेक्टिंग अटेंशन, इंक्रीजिंग एफर्ट एंड परसिस्टेंस। दीज गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म, गोल्स आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो एथलीट हैं वो अपने एफर्ट्स पर फोकस कर सके, मोटिवेटेड रह सके। जैसे जैसे आप गोल को पूरा करते जाओगे वैसे वैसे हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके टाइम टू टाइम और अल्टीमेटली अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सो इसीलिए गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली इन अगर हम बात करें गेम्स के लिए, बट वैसे भी अगर हम अपने रियल लाइफ में भी गोल सेट करके चले डेली बेसिस पे या वीकली, हम अपने टारगेट सेट करें कि मुझे इतना पढ़ना है या ये चीजें करनी है या कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली उसमें हम लोग मोटिवेट फील करते हैं जब हम उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं टाइमली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है एंड वो कितने टाइप्स की होती है? तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी विच हेल्प्स टू डू द मूवमेंट्स। एबिलिटी जिससे आप हर टाइप की मूवमेंट बहुत इजीली कर सको, उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और विद अ ग्रेट रेंज ऑफ मोशन, or we can say that flexibility refers to the range of movements in a joint. Yes, range of movement in a joint or series of joints and a length in muscles that crosses the joint to induce a bending movement or motion. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अगर टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है एक्टिव एंड दूसरी होती है पैसिव। ठीक है, एक होती है एक्टिव एंड दूसरी क्या होती है? पैसिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है हमारे पास स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर कम्युनिटी सर्विस। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो सर्टेन किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से करवाए जाते हैं। So these days it is very common that specific sport programs are organized to make people aware regarding particular cause or any particular issue. Yes, किसी भी particular issue के बारे में बात करने के लिए, awareness फैलाने के लिए हम लोग ये programs को setup करते हैं। These programs are not related with competitions only but has a special reason.
इसलिए इनको स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहा जाता है। दे क्रिएट अवेयरनेस लाइक related to AIDS, swine flu, collecting funds or special causes like flood, earthquake, etc. तो जब स्पेशल रीजन की वजह से कोई स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम करवाया जाता है एंड उसकी हेल्प से जनरली आप देखोगे इसमें फंड रेज किया जाता है। तो फंड रेज करने के लिए जितना भी जो भी हम प्लेयर अमाउंट जीतता है वो पूरा का पूरा डोनेट कर दिया जाता है उस प्लेयर की तरफ से। तो ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं कम्युनिटी सर्विस देने के लिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। What are the health problem faced by women due to female athlete trade in sports and athletic performance? हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से जो women face करती हैं ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रेड। सो अगर फीमेल एथलीट ट्रेड की बात करें सो इज अ प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय वुमेन कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें हम लोग सही तरीके से आप देखोगे या तो बंदा बहुत ज्यादा खा रहा है या खा ही नहीं रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिल सकता है, इसी के साथ एमोरॉइड देखने को मिल सकता है जिसमें ब्लड आपका कम हो जाता है बॉडी के अंदर एंड मेंस्ट्रुएशनल साइकिल भी रुक जाता है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रेड। कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है, ठीक है। टायर्ड आप जल्दी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जिनको जो वो होता है ना आयरन की कमी या बोल सकते हैं जिसको बोलता है खून की कमी है आपके अंदर, आयरन की कमी मेनली होती है तो वो जल्दी से थक जाते हैं। ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी वो बोलते हैं ना अगर उनको भागने को बोलोगे तो वो ब्रेथ जल्दी जल्दी ब्रीथ नहीं कर पाते। स्टमक इन्फ्लेमेशन, मसल वीक हो जाती है, बोन वीक होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन्स को फेस करने को मिलती है, फेस करती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत की बात करें या फिर हम लोग पैरालंपिक्स गेम्स की बात करें तो इसके डिटेल और एम हमें बताना है ना। डिटेल द राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें बताना है। So Paralympic Games are a multi-sport events for athletes with physical, mental and sensorial disabilities. This include mobility disability, amputateness, visible disability. पैरालंपिक गेम्स के अंदर आप क्या देखोगे इसमें मेनली हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे एथलीट जो किसी ना किसी रीजन की वजह से आप बोल सकते हो डिसेबल है, ठीक है। किसी ना किसी रीजन आप बोल सकते हो, चाहे वो मोबिलिटी हो, चाहे डिसेबिलिटी हो, एम्प्यूटनेस हो, विजुअल डिसेबिलिटी हो। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें जो पैरालंपिक है उसके क्या है। प्रमोट पैरा स्पोर्ट, कि पैरा स्पोर्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए विदाउट अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी। बेसिकली किसी भी आप बोल सकते हो पॉइंट से ये नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई तो आप डिसेबल हो, आपका रेस अलग है, आपका स्किन कलर अलग है, आप नेशनैलिटी आपकी अलग है, एथनिक और सोशल ओरिजिन, एज, फेम सेक्स की वजह से मेल हो फीमेल हो, जेंडर की वजह से सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल, मतलब जिन जिन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड अच्छे तरीके से जो हमारे पैरा स्पोर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए, ये उसका मेन आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है। एंड सपोर्ट एंड एनकरेज एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड एक्सचेंज दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पैरालंपिक मूवमेंट, एनहांस अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी एंड ड्राइव सोशल इंक्लूजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइट। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। देखो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स फूड के वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो भी सिस्टम काम कर रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, इसके अलावा हमारा जो ब्लड फ्लो वाला सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो ये सारे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सच एज कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें इंक्लूड होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है।
नेक्स्ट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देते, ठीक है, बट आर नॉनलेस नेसेसरी फॉर द बॉडी इन टाइनी क्वांटिटीज, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जबकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है वो सिर्फ फ्लेवर या टेक्सचर देने के लिए यूज किए जाते हैं, फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हैं। यस। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो ग्रोथ और रिपेयर करने में काम करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, एंड अगर कहीं डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में काम करता है। ये सिर्फ फूड एडिक्टिव का काम करते हैं, जैसे जिनको मीठा पसंद है वो एडिक्शन बन जाता है उनके लिए, है ना, फ्लेवर अच्छा लग रहा है किसी मसाले का, या तो वही फ्लेवर देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती उसमें। इसके अलावा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जबकि ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्पोर्ट्स एग्जांपल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, यानी कि एक्शन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन है तो उसका बराबर इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है, होता ही होता है। स्विमिंग की बात करें, जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो स्विमर है जब वो आर्म स्ट्रोक्स करता है अगेंस्ट दी वाटर, वाटर के अगेंस्ट आर्म स्ट्रोक्स करता है, तो होता क्या है, वो वाटर को पीछे भेजता है एंड देन वाटर उसकी बॉडी को आगे पुश करता है, राइट। व्हेन अ स्विमर पुल्स देयर आर्म थ्रू द वाटर फोर्स, दैट इज एक्शन, वाटर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है बैकवर्ड और स्विमर के हैंड पे, जिससे होता क्या है, जो हमारा स्विमर है वो फॉरवर्ड क्या करता है, मतलब आगे की तरफ जाता है, ठीक है। सो स्विमर अपने हाथों से बैकवर्ड पानी को पुश करता है, पानी स्विमर को आगे की तरफ पुश करता है, सिंपल। सो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाउ वी कैन एनहांस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। कैसे हम खुद से बात करके या सेल्फ एस्टीम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम प्ले सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मोटिवेशनल सेल्फ टॉक्स आर नेसेसरी एंड प्रोडक्टिव। सेल्फ टॉक्स नेसेसरी भी है, मतलब जरूरी करना चाहिए, आपको खुद से बात करना चाहिए, मिरर के सामने बैठ के बात करो, आप किसी और से बात नहीं कर पाते, मिरर के सामने बैठ के बात करो, बोलो, ठीक है। प्रोडक्टिव होती है मोटिवेशनल सेल्फ टॉक। इट बूस्ट परफॉर्मेंस बाय हेल्पिंग यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एनहांस योर बिलीफ इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म। इट ऑल्सो एथलीट्स मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। बिकॉज ऑफ इट ओनली जो हमारे एथलीट हैं वो एक पॉजिटिव माइंडसेट उनका रहता है, दे एनहांस इट्स देयर कॉन्फिडेंस और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सेल्फ एस्टीम की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो क्रूशियल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, आप टाइम टू टाइम ले पाते हो, इंड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। Individuals with high self-esteem are better equipped to bounce back from the setbacks and failures. जो person like अगर आप एक गेम में हार गए तो it doesn't matter much, क्योंकि आप दोबारा से और अच्छा आप बोल सकते हो इम्प्रूव करके आते हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम दे आर मेजर, बोल सकते हो आप, वो मेजर रोल प्ले करते हैं एक पर्सन को अच्छा परफॉर्म करने में या उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 एंड दीज आर टाइप ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है बच्चे ये। सो सेक्शन डी हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी है। तो वैरायटी ऑफ कमेटीज जो बनाई जाती हैं स्कूल्स में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक। ओके वेट मैम, सीयूटी के लिए इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करूँ। ओके पीयूष,
कुछ बच्चे अभी हमारे चैनल पे तो आई बिलीव अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं इंग्लिश की, तो आप कहीं और से देख सकते हो बच्चे अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए आप कहीं और से ट्राई कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर आपको हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाती है तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। अगर पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस दिख जाएंगी तो उनको प्लीज चेकआउट कर लेना, अदरवाइज जब दोबारा से न्यू स्टार्ट करेंगे ना सीयूईटी का बैच तो तब डेफिनेटली करवाया जाएगा। अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी इंग्लिश आपको, ठीक है। आप अपनी साइड से देखो, आप कहाँ से, और भी काफी सारे चैनल्स होंगे वहां से ट्राई कर सकते हो, क्लियर, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग करेंटली नहीं पढ़ा रहे हैं। चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी, आपको बताना है जो हमारी बोर्डिंग कमेटी होती है उसका मेन काम क्या होता है। टू टेक टीम्स टू द वेन्यू ऑफ मैचेस, टू प्रोवाइड देम मील्स, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे, टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। ओके पीयूष, तो जल्दी से बताओ जो हमारी टीम्स होती हैं, सॉरी जो हमारा बोर्डिंग कमेटी है वो किस काम की होती है, बोर्डिंग कमेटी किस काम आती है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे आपको बोर्डिंग कमेटी के बारे में बताना है। कौन, देखो बोर्डिंग कमेटी जो होते हैं जनरली आपको देखने को मिलेगा वो जो हमारा टीम्स होती है उनके स्टे का काम करती है, ठीक है, कि उनको कहाँ पर रहना है वो सारी चीजें कौन टैकल करता है, हमारा बोर्डिंग कमेटी टैकल करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, सेम वो है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, केस स्टडी सेम है। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी, जो सेरेमनी कमेटी होती है उसका क्या काम होता है। टू टेक टीम्स टू द वेन्यू ऑफ मैच, वेन्यू ऑफ मैच पर ले जाना टीम्स को, मील्स का ध्यान रखेंगे, स्टे का ध्यान रखेंगे, या टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। अब देखो जो सेरेमनी कमेटी है उनका काम क्या होगा, सेरेमनी कमेटी का काम क्या होगा, टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। जब ओपनिंग सेरेमनी की जाती है तो उसके लिए जितना भी अरेंजमेंट्स होता है वो सब कौन करता है, हमारी सेरेमनी कमेटी करती है, ठीक है, कौन करता है, हमारी सेरेमनी कमेटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म, जो हमारी ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी है उनको क्या काम नहीं करना चाहिए। टू अरेंज टीम्स मैच वेन्यूज, टू प्रोवाइड देम मील्स, टू टेक केयर ऑफ देयर to take care of proper officiating, to make fixtures। ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी किस चीज को नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली जो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है वो मील्स का ध्यान नहीं रखेंगी, क्या नहीं रखेंगे बच्चे, मील्स के ऊपर वो ध्यान नहीं देंगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, Why committees are required? कमेटीज की जरूरत क्यों होती है, टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इन परफेक्ट मैनर, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखो कमेटीज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप इवेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सको, काम को बांट सको अलग अलग कमेटीज के अकॉर्डिंग, और बेस्ट यूज कर सको रिसोर्सेज का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, ओके, ये केस स्टडी है ना, आई बिलीव आपको प्रॉपर तरीके से केस स्टडी दिख रहा होगा, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। Okay, so Ram is a secretary of State Basketball Association. He has given the responsibility to organize a sub-junior national tournament. He wants to organize the event at large scale and start distribution the work in various committees. He delegates the duties to different individuals with authority and responsibility. हमें आंसर करना है क्वेश्चंस का, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इवेंट अवेयरनेस, इवेंट के बारे में बताने का काम कौन सी कमेटी करती है, पब्लिसिटी कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, हॉस्पिटैलिटी कमेटी, या फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी। देखो अगर हम किसकी चीज की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं,
तो इवेंट अवेयरनेस का काम करती है हमारी पब्लिसिटी कमेटी। कौन सी? पब्लिसिटी कमेटी काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36। डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू परफॉर्म। कि यहाँ पे कौन से वाले प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ये आपको बताना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग, कौन सा प्रोसेस है जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं किसको? वर्क को, कि क्या क्या काम करना है और उनको ग्रुपिंग कर देते हैं, उनकी सिमिलर काम को एक जगह डाल देते हैं। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? क्या बोलते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग? इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? ऑर्गेनाइजिंग। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37। द रिसेप्शन कमेटी फॉर द टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो रिसेप्शन कमेटी होती है टूर्नामेंट के अंदर, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वेलकमिंग द पार्टिसिपेंट्स, अरेंजिंग अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, प्रॉपर अपकीप ऑफ द वेन्यू, वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। चलो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। रिसेप्शन कमेटी टूर्नामेंट के अंदर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? देखो, अगर हम रिसेप्शन कमेटी की बात करेंगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। ठीक है, चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए और स्पेक्टेटर्स को वेलकम करने के लिए एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी रिस्पॉन्सिबल होती है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38। If the responsibility of a committee is to fix venue, date and timing of the sports event, it is a dash committee. अगर कमेटी का काम क्या है? वेन्यू, डेट और टाइम फिक्स करना कि स्पोर्ट्स कब होगा। तो ये पोस्ट मीटिंग कमेटी है, प्री मीटिंग कमेटी है या ड्यूरिंग मीटिंग कमेटी है? या सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि वेन्यू फिक्स करना है तो वी आर फिक्सिंग द वेन्यू फॉर फ्यूचर। डेट फिक्स करना है, किस डेट पे हमारा क्रिकेट मैच होगा, कब हमारे सारे के सारे मैचेस जो नॉर्मल मैच चल रहे हैं, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। तो कैसे कैसे इसको पहले फिक्स कर लिया जाता है ना, स्टेडियम पहले बुक कर लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें पहले की जाती हैं, इसीलिए ये प्री मीट कमेटी का काम है। किसका काम है? प्री, जब स्पोर्ट होने से पहले का। पोस्ट मतलब बाद का, ड्यूरिंग मतलब जब स्पोर्ट्स हो रहा है उसके उस टाइम पे नहीं होता है, प्री पहले ही कर दिया जाता है। ठीक है, पहले ही कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। आपको बताना है फर्स्ट टाइम जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, कब ऑर्गेनाइज किए गए थे पैरालंपिक गेम्स? इन द ईयर 1960, 1965, 1970 और 1985। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे 1960s में। कब ऑर्गेनाइज किए गए थे बच्चा? 1960 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसी ब्रांच है एजुकेशन की जो किस चीज से डील करती है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन वो ब्रांच है एजुकेशन की जहां पे इंस्ट्रक्शन डिजाइन किए जाते हैं किन स्टूडेंट्स के लिए? जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको डिजाइन किया जाता है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको बताया जाता है किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हो उन स्टूडेंट्स को, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे उनको कंफर्ट फील कराना है, देन यू विल मेक स्टडी देम। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाई इट इज कॉल्ड पैरालंपिक्स। आपको बताना है पैरालंपिक्स को पैरालंपिक्स क्यों कहा जाता है। फर्स्ट कॉम्पिटिशन पैराग्वे में हुआ था इसीलिए,
ओरिजिनली पैरामिलिट्री सोल्जर इंजर्ड इन WW World War II, इसलिए द इवेंट रन पैरेलल विद ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के पैरेलल रन किया जाता है इसीलिए, या फिर ये पैराप्लेगिक्स का इवेंट है इसलिए। सो बेसिकली पैरालंपिक्स को पैरालंपिक्स क्यों कहा जाता है? पैरालंपिक्स को पैरालंपिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओलंपिक्स के पैरेलल रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? ओलंपिक्स के जो नॉर्मल हमारे गेम्स हैं ओलंपिक के, उसके पैरेलल ही ये रन किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम्स? आपको बताना है पैरालंपिक गेम्स का मोटो क्या है। स्पिरिट एंड मोशन, सिट्रस, एल्टिस, फोर्टिस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन। तो जो हमारे पैरालंपिक गेम्स हैं, क्या है जो हमारे पैरालंपिक गेम्स हैं उसका मोटो क्या है? हर गेम का ना कोई मोटो होता है। तो पैरालंपिक गेम्स का क्या मोटो है? स्पिरिट इन मोशन। क्या मोटो है बच्चे? स्पिरिट एंड मोशन। याद रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आई गेस, यस। What is the primary focus of the Paralympic Games? मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ, ठीक है। पैराग्राफ हम रीड करेंगे बट स्टिल मैं पैराग्राफ पहले देख रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन देख रही हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस क्या होता है पैरालंपिक गेम्स का? टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस, टू इन्वॉल्व एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, to honor the history of Olympic Games, yeah, to raise funds for sports organization. So we all know why, what is the primary aim of Paralympic Games? तो primary जो aim होता है Paralympic game का वो क्या होता है कि एथलीट्स को अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब अलग अलग टाइप के जो हमारे एथलीट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्ट ले सके, इसीलिए पैरालंपिक गेम्स करवाए जाते हैं। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। Who organized the first event that eventually led to the creation of Paralympic Games? फर्स्ट टाइम किसने ऑर्गेनाइज किया था? फर्स्ट टाइम किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? ये ऑर्गेनाइज करवाया था डॉक्टर लुडविग गटमैन ने। ये हम पैराग्राफ से देख सकते हैं क्योंकि डॉक्टर लुडविग गटमैन को he is known as the father of Paralympic, organized the first official Paralympic Games in Rome featuring 400 athletes from 23 countries. So correct answer क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लुडविग गटमैन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। In which year was the first official Paralympic Games held? फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो है कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे? सो फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? ओके, यहाँ पे नहीं गिवन है, ये हमें खुद से बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे बच्चे? फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे हमारा ना, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। एनीवन, फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 1960 में, अभी तो किया हमने। कब स्टार्ट हुए थे? 1960 में। इससे पहले भी हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Where were the first Olympic Paralympic Games held? कहाँ पर हुए थे फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स? So first Paralympic Games were held or were officially held in रोम। कहां पर हुए थे? रोम में हुए थे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर हुए थे फर्स्ट टाइम? रोम में हुए थे, इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी कि कार्डियो और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम की बात की जा रही है। तो जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर प्राइमरी इफेक्ट क्या पड़ता है एक्सरसाइज का? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर बताएंगे हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे?
प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का? डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज लंग कैपेसिटी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। डिक्रीज हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर बीट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टॉल, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं बच्चे वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर बीट। पर बीट पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारा हार्ट क्या कर रहा है? इजेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड ejected by heart per beat, volume of blood in the ventricles at the end of diastole, या volume of blood pumped by the heart during exercise। तो cardiac output क्या होता है? volume of blood ejected by heart per minute, पर मिनट। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पर बीट बोलेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा है, पर मिनट बोलेंगे तो कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ब्लड प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स। तो ब्लड प्रेशर इज, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चे? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ओनली अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। Ramesh is an athlete of XYZ school. He is used to do 100-meter event for his school. He used to do hard work throughout the year to get his best performance. One day he got injury in winter season due to improper warming up. He has been given first aid before sent to hospital. Sprain is an injury of, आपको बताना है जो sprain injury है वो किसकी होती है? लिगामेंट की, बोन की, मसल की, या जॉइंट की? स्प्रेन इंजरी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे लिगामेंट से रिलेटेड होती है। स्प्रेन किससे रिलेटेड होता है बच्चे? लिगामेंट से रिलेटेड होता है। एंड स्ट्रेन रिलेटेड होता है हमारे टेंडन से। ध्यान रखना, sprain is related to ligament and strain is related to tendons। लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को ज्वाइन करता है। टेंडन क्या करता है? मसल और बोन को ज्वाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इन प्राइस ट्रीटमेंट आई स्टैंड फॉर, प्राइस ट्रीटमेंट के अंदर ये जो आई है ये किस चीज से रिलेटेड होता है? आइसिंग, इंसीजन, इंक्लाइन, या फिर इरिटेशन। तो आई किस चीज से स्टैंड, या आई किस चीज के लिए होता है? आइसिंग के लिए होता है। जब भी इंजरी हो जाती है तो प्रिवेंशन, रेस्ट के बाद क्या दिया जाता है? आइस दिया जाता है, देन कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक है, सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अब्रेशन एज, अब्रेशन क्या होता है ये आपको बताना है। क्या बताना है? अब्रेशन क्या होता है? सो बेसिकली अब्रेशन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जॉइंट डिसलोकेशन, या फिर इंटरनल इंजरी। अब्रेशन होती है हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। क्या होती है अब्रेशन? किससे रिलेटेड होता है बच्चे? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। ये हमारी मसल्स बोल सकते हो आप, टिश्यूज के अंदर जो इंजरी होती है वो सब सॉफ्ट टिश्यू के अंदर काउंट होती है। तो ऑपरेशन क्या हमारा? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54।
वाई वार्मिंग अप इज नेसेसरी, वार्मिंग अप क्यों जरूरी होता है? टू अवॉइड इंजरीज, टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, टू इंक्रीज पल्स रेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली वार्मिंग अप जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू अवॉइड इंजरीज। किसके लिए? टू अवॉइड इंजरीज, बट यस टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड टू इंक्रीज पल्स रेट। सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55। लिस्ट डाउन एनी 4 आसन यूज टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए कोई भी 4 आसन आपको लिखना है, उनके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और बेनिफिट किसी भी एक का। ओके सो अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो इट इज नोन एज ब्लड प्रेशर ऑल्सो। इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड, जो क्या होता है हमारी जो आर्टरीज है उनके ऊपर प्रेशर डालती है, ठीक है। ईच टाइम जैसे हमारा हार्ट बीट करता है इट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज, वी ऑल नो। सो 4 आसन की अगर हम बात करें जिससे हाइपरटेंशन कम हो सकता है, वो क्या क्या होता है बच्चा हमारा? ताड़ासन, कति चक्रासन, उत्तन पदासन और अर्ध हलासन। तो ये 4 ऐसे आसन हैं जो किस चीज को कम करने में हेल्प करते हैं? हमारा हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर प्रोसीजर बेनिफिट देखें किसी भी एक का, तो ताड़ासन का एक्सप्लेन कर रखा है। ताड़ासन क्या होता है बच्चे? ताड़ासन एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पाम ट्री। दिस आसन इज कॉल्ड ताड़ासन, एंड ये आप सभी स्टूडेंट्स ने किया भी होगा कभी ना कभी, बिकॉज दिस आसन इज पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइक अ एम ट्री। यहाँ पे हम लोग एक दोनों हाथ ऊपर करके और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के इस तरीके से 4 बना के हम लोग क्या करते हैं? पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, पूरी बॉडी को अपवर्ड क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। टू परफॉर्म ताड़ासन फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म। कौन कौन से स्टेप हमें लेने पड़ते हैं? आपको सबसे पहले सीधा खड़ा होना है, अपने दोनों पैरों को एक साथ रखना है, हैंड्स बराबर में रखना है आपकी थाइस के, बैक स्ट्रेट रखना है और सामने की तरफ देखना है। अपने आर्म को ऊपर की तरफ ले जाना है, स्ट्रेच करना है, अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल रखना है एक दूसरे के वर्टिकल पोजीशन में, एंड पाम जो है एक दूसरे को इस तरीके से फेस करने चाहिए। स्लोली आप अपनी हील्स को ऊपर करोगे, क्या करोगे? अपनी हील्स को धीरे धीरे ऊपर करोगे, जितना आप कर सकते हो अपने टोस पे स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी को जितना ज्यादा आप कर सकते हो। मेंटेन द पोजीशन, 5 से 10 सेकंड के लिए आपको क्या करना है? कंफर्टेबली उसी पोजीशन में रहना है, देन कम बैक, वापस से उसी पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। क्या करेंगे? रिलैक्स फील करेंगे। फिर दोबारा से सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एंड उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी बॉडी मसल जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग थाइस, हमारी थाइस को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, नीज को और एंकल को भी। इस आसन को करने से रेगुलरली चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, अपनी हाइट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेजीनेस को भगाता है, लेथार्जी को भगाता है, जो बच्चे आलसी हो जाते हैं उनका आलसपन सब भाग जाएगा इससे, क्योंकि बॉडी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है आपकी। प्रिकॉशन की अगर बात करें तो जो इनर अपर आर्म होता है वो दे शुड टच द रिस्पेक्टिव एरिया, मतलब यहाँ टच करना चाहिए जब आप हाथ स्ट्रेट रखोगे, ठीक है। स्ट्रेच द आर्म्स एंड फिंगर्स इन फुल कैपेसिटी, अपने आर्म और फिंगर्स को पूरा खींचना है आपको। अपना हेड पीछे की तरफ रखना है एक स्ट्रेट लाइन में, हेड, नेक और बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बेंड करना है। कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें, दोज हु हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्टिगो शुड अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन। जिनको वर्टिगो प्रॉब्लम है या वर्टिगो से रिलेटेड कोई भी चीज है वो ये आसन ना करें। क्या ना करें? वो ये आसन परफॉर्म ना करें। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56। डिस्कस द पर्पस ऑफ रिकली एंड जोन्स। रिकली एंड जोन्स का फिटनेस टेस्ट आपको बताना है। रिकली एंड जोन्स जो फिटनेस टेस्ट है ये हमें पता है, जो हमारे सीनियर सिटीजन होता है उनके लिए किया जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है, और कोई भी 2 टेस्ट बैटरीज डिटेल्स में आपको बतानी। ओके सो अगर हम रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट की बात करें और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, तो ओल्ड एज में भी हर किसी को क्या चाहिए? दैट वो बिना पेन के जितना अच्छा हो उतना रह सके। सो रॉबर्ट रिकली एंड डेसी जोन्स ने एक सीनियर फिटनेस टेस्ट जो है फुलटन यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया, जिसको फुलटन फंक्शनल टेस्ट भी कहा जाता है। फुलटन फंक्शनल टेस्ट भी बोलते हैं या फिर रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है।
अगर इसके टेस्ट की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ चीजें होती हैं, जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, आर्म कर्ल टेस्ट हो गया, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट हो गया, बैक स्क्रैच टेस्ट हो गया, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट हो गया और 6 माइल वॉक टेस्ट हो गया। ये टाइप ऑफ टेस्ट है। अब इन सारे टेस्ट से क्या क्या चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट से हम लोअर बॉडी के लिए किया जाता है ये। इससे हम लोग क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, अपने लेग की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं और अपना एंड्योरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं, अपना एंड्योरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट की अगर हम बात करें, आर्म कर्ल टेस्ट जो है वो अपर बॉडी के लिए किया जाता है। द अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, आर्म फ्लेक्सर को चेक करने के लिए और बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। तीसरा टेस्ट होता है हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये लोअर बैक के लिए किया जाता है, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर। ओके, अगर बैक स्क्रैच टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर, क्योंकि बैक स्क्रैच टेस्ट इस तरीके से आप करते हो, दोनों हाथ टच हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट इज 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। यहाँ पर आपका मोटर एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस चेक किया जाता है। एंड लास्ट में जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है उसमें आपकी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एंड रिकवरी को टेस्ट किया जाता है। तो हमारे पास मेनली ये 6 टाइप के टेस्ट हैं जो हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंदर टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनके प्रोसीजर की बात करें तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। चेयर स्टैंड टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर मेन पर्पस क्या है कि आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है लोअर बॉडी की, एंड एज क्या होना चाहिए उनका, 60 ईयर्स ऑफ अबव एज होना चाहिए, 60 ईयर्स होना चाहिए। तो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज सच एज गेटिंग आउट ऑफ चेयर, ऑन द बस, आउट ऑफ कार एक्सेट्रा। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए, एक चेयर चाहिए सिंपल 17 इंच जिसकी सीट होगी और 44 सेंटीमीटर हाई होगी, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा बच्चे, चलना है, सॉरी चेयर को आप एक वॉल के अगेंस्ट प्लेस कर दोगे। ये पूरा प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रोसीजर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो प्लेस अ चेयर अगेंस्ट द वॉल जहां पर वो स्टेबल रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिट बैठना है चेयर के ऊपर, अपने फीट जमीन पे टच करने चाहिए, शोल्डर एक दूसरे से अपार्ट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। अपने आर्म को क्रॉस करना है, रिस्ट को आसपास उसके आसपास रखना है, क्लोज टू द चेस्ट, एंड जैसे ही गो बोला जाएगा आप खड़े होगे एंड बैठोगे अगेन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन डू इन 30 सेकेंड इंटरवल। 30 सेकेंड के इंटरवल के अंदर आप खड़े होगे बैठोगे, खड़े होगे बैठोगे। ठीक है, सो हम टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो चेक किया जाएगा कि आप कितनी बार खड़े हुए एंड बैठे। अगर आपने एक फुल स्टैंड कंप्लीट कर लिया फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन व्हेन द टाइम इज elapsed, the final stand is counted in the total. Scoring, उसके बाद स्कोरिंग की जाएगी। बेसिकली स्कोरिंग ऑफ द नंबर ऑफ completed chair stand test in 30 seconds. Below is a table showing the recommend range. बाकी रेंजेस के अकॉर्डिंग है, बट यस पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए कैसे कैसे करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बट हाँ एटलीस्ट प्रोसीजर ध्यान होना चाहिए आपको। दूसरा हमारा आर्म कर्ल टेस्ट हो गया अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। पर्पस आपको लिखना है क्वेश्चन के अंदर। पर्पस क्या है, यहाँ पे अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक किया जाता है। इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए, विमेन के लिए 5 पाउंड वेट चाहिए आपको, मेन के लिए 8 पाउंड वेट चाहिए, और एक चेयर चाहिए जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब ये जो आर्म रेस्ट होता है ना ये नहीं होने चाहिए, और एक स्टॉप वॉच। अगेन प्रोसीजर क्या है, आप सब्जेक्ट को बिठाओगे चेयर के ऊपर, वो वेट को होल्ड करेंगे एंड ग्रिप बनाएंगे एंड इस तरीके से क्या करेंगे, अपना कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो 30 सेकेंड के अंदर जितना जितना कर्ल हो जाएगा उन सारी चीजों को नोट डाउन किया जाएगा एंड उसके बाद देखा जाएगा कि आपने कितना जो है कर्ल किया है। ठीक, इस तरीके से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं इजीली स्टेप्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57। Define strength and differentiate between isometric, isotonic and isokinetic exercise. So we all know हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 3 तरीके की होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक जिसमें मूवमेंट विजिबल होता है, आइसोटॉनिक जिसमें मूवमेंट विजिबल नहीं होता, एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो हम
कोई ना कोई इक्विपमेंट्स के साथ यूज करके करते हैं। सो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ एक एबिलिटी है मसल की जिसमें वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। Strength is necessary for the performance of physical activity, whether it is a physical activity associated with daily living also. So Barrow and MC Gee ने strength को कैसे define किया है? The capacity of the whole body or any of its parts to exert force. अगर डिफरेंस की बात करें तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो मूवमेंट है वो विजिबल नहीं होती, ठीक है, मूवमेंट विजिबल नहीं होती। जैसे आप आसन करते हो, कौन कौन से आसन हो गए, नहीं सॉरी, जैसे प्लैंक बनाते हैं तो प्लैंक बनाते टाइम कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में मूवमेंट विजिबल होता है तीसरे पर्सन को। लेंथ जो मसल की लेंथ है वो चेंज नहीं होती है, यहाँ पे जो मसल्स की लेंथ है वो चेंज होती है। यहाँ पे लेस मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप होता है, यहाँ पे ज्यादा एंड्योरेंस डेवलप होता है। ये वाली जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये आप कहीं पर भी कर सकते हो। आइसोटोनिक के लिए स्पेसिफिक प्लेस आपको चाहिए होता है। यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आप स्ट्रेंथ को डेवलप करते हो एक ही प्लेस पे, जबकि आइसोटोनिक के अंदर दीज डेवलप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ डेवलप करती है और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि आइसोटोनिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी डेवलप करती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोर्डम आप बोर हो जाओगे उनको करते करते क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि आइसोटोनिक इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि वो सेल्फ टेस्टिंग होती है। आइसोमेट्रिक के अंदर रिकवरी फ्रॉम मसल फटीग बहुत स्लो होता है, यहाँ पर आइसोटोनिक के अंदर रिकवरी जो है वो फास्टर होती है। एक्सरसाइज की बात करें, जैसे आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो तो कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, वॉल को पुश कर रहे हो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एंड वेट्स के साथ आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो मूवमेंट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में मूवमेंट होता है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड, Isokinetic generally involve muscles contraction against an electronic resistance and is specific to a particular sport. It developed explosive strength, ठीक है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करती है एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को भी डेवलप करती है। आइसोसेम काइनेटिक स्पीड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर डन विद मशीन्स। जनरली एक जो एक्सरसाइज है ये मशीन्स के साथ की जाती हैं जो मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, वेलोसिटी को और रेजिस्टेंस को। एक्सीलेंट डेवलपमेंट ऑफ पार, यहाँ पे पार डेवलप होते हैं आपकी। बेटर डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एज कंपेयर टू आइसोटोनिक। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आप ट्रेडमिल पे रन करते हो प्रीफिक्स स्पीड्स के साथ, या फिर बाईसाइकिलिंग कर रहे हो सेट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब, ठीक है। सो ये सारी की सारी आपकी 3 टाइप की एक्सरसाइज हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई बिलीव इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स। तो अगर हम वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस की बात करें तो हमारे पास फ्रिक्शंस काफी सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो इट ऑपोजेस एफर्ट्स टू स्लाइड और रोल ऑन वन बॉडी ओवर अदर। मतलब अगर कोई चीज किसी के ऊपर स्लाइड हो रही है या रोल हो रही है तो वो उसको ऑपोज करती है, वो उसको रोकने का ट्राई करती है। विदाउट फ्रिक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम लोग भाग सकें या चल सकें, बट ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीजेस द डिफिकल्टी इन मूविंग। बट हाँ, वो मूविंग में डिफिकल्टी भी लेकर आता है। बट आप एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर पाओगे, या मूव कर रहे हो तो मूव ही करते रहोगे, ठीक। सो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वन सरफेस एंड अनदर सरफेस अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एंड force pressing them together, generally speaking smooth surface have less friction than rough. Yes, जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनके ऊपर कम क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे कि आप आइस स्केटिंग कर रहे हो तो आइस के ऊपर बहुत कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, राइट। जबकि जो नॉर्मल रोड होती है उसमें आपको ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलता है।
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनामिक फ्रिक्शन होता है, चलो कोई बात नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये ऑपोजिंग फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के बीच में काम करती है, इन विच वन टेंड्स मूव ओवर द अदर, जिसमें एक दूसरे के ऊपर मूव करने का ट्राई करता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोज करती है एंड रोकने का ट्राई करती है। जबकि जो हमारा डायनामिक फ्रिक्शन होता है ये दो सरफेसेस के ऊपर एक्ट करता है जिसमें वन मूव कर रही होती है दूसरे के ऊपर, ठीक है, जिसमें एक स्लाइडिंग होता है दूसरा रोलिंग होता है, जिसमें एक स्लाइडिंग होता है और दूसरा रोलिंग होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जिसमें एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, एंड रोलिंग में रोल कर, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही होती है, रोल कर रही होती है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो आई बिलीव यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। फ्रिक्शन दोनों सॉरी बोथ हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन जो है हमारे स्पोर्ट्स में भी काम आता है, फ्रिक्शन नेसेसरी भी है। नथिंग वुड बी एबल टू मूव, अगर हम मूव करना चाहते हैं और फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम मूव नहीं कर पाते, ठीक है। फ्रिक्शन इज हाउ थिंग्स एक्सेलरेट, विदाउट फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक और वी वुड जस्ट बी स्लिपिंग, वॉक नहीं कर पाते, सिर्फ स्लिप कर रहे होते हैं। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट गिव बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जैसे एथलीट्स हैं वो स्पाइक्स का यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े, फुटबॉलर्स जो है वो स्टड्स का यूज करते हैं, वाइल दे रन, जिमनास्ट जो है वो लाइम पाउडर का यूज करता है अपने पाम के ऊपर, ठीक है, एक्टिविटी जैसे हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर उसको कोई एक्टिविटी करनी है। बैडमिंटन के अंदर प्लेयर्स जो है वो अपने सीम टू रब देयर सोल ऑफ शूज विद लाइम बिफोर गोइंग टू वुडन कोर्ट, ताकि फ्रिक्शन के साथ काम कर सके। सो इट इज डन टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप, अच्छे ग्रिप के लिए क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को यूज किया जाता है ऑन द फ्लोर सो दैट वन कैन मूव सेफली और कोई इंजरी ना हो, क्या ना हो, कोई इंजरी ना हो। क्लियर? ओके, आई बिलीव यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी होगी बच्चे तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। CUET बाय गोकुल छाबड़ा का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको CUET प्लस CBSE दोनों की ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको फ्री और पेड बैचेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको PDF नोट्स, MCQs और PYQs, और अगर ये PDF चाहिए ये भी अवेलेबल हो जाएगा, बट इसको आप सिंपली CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? Okay guys, that was all for today. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. Next session में मिलता हूँ।